नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए फिर एक क्वेश्चंस पेपर लेकर आए हैं। 2018 जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड ग्रेड का, उस 2018 के अंदर सेकंड ग्रेड के एसएसटी के एग्ज़ाम्स के अंदर विशेष शिक्षा के अंदर सोशोलॉजी के जो 18-19 क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज उन पर डिस्कशन करते हैं, व्याख्या करते हैं और देखते हैं हमने अब तक कितना पढ़ा है, उसमें से क्या आ सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में इतिहास और जीवन वृत्तांत के मध्य संबंधों को विवेचित करने का प्रयास किसने किया, यानी कि किसने विवेचित किया। तो आपको एक चीज का टॉपिक हमेशा पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है परिप्रेक्ष्य। ये आपके एग्जाम्स में आता ही आता है, पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये आपके एग्जाम का टॉपिक है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। पर्सपेक्टिव की बात करें तो आपको पता होगा दो प्रकार के दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव हैं, एक वैज्ञानिक और दूसरा मानवीय। ठीक है, इस वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के जो उपागम हैं, उन उपागम में एक उपागम आता है ऐतिहासिक उपागम, और इस ऐतिहासिक उपागम से इसने क्वेश्चन पूछा है कि वेदांत को प्रयास किसने किया है। तो आपको इसका आंसर याद होना चाहिए, सी राइट मिल्स के द्वारा परिप्रेक्ष्य से संबंधित इतिहास और जीवन वृत्तांत को विवेचित किया गया, यानी कि इतिहास और जीवन वृत्तांत के मध्य संबंधों को, यानी कि ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? सी राइट मिल्स के द्वारा। ये एग्जाम्स में आपके पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। सोरोकिन की बात करें तो सोरोकिन के बारे में आपको पता ही है कि समाजशास्त्र की दो विषय वस्तु मानी गई, उसमें एक मानी गई स्वरूपात्मक, कई बार बता चुका हूं, और दूसरी मानी गई है समन्वयात्मक। इस समन्वयात्मक जो प्रकृति है, इस समन्वयात का समर्थन करने वाले कौन है? सोरोकिन। और आपको ये पता होगा स्वरूपात्मक का संप्रदाय का समर्थन करने वाले, स्वरूपात्मक प्रकृति का समर्थन करने वाले कौन है? तो आपको पता होगा जॉर्ज सीमेल। बता चुका हूं मैं, आपने कई बार बता चुका हूं। आपको याद होगा कि जिन्होंने कहा था स्वरूप महत्वपूर्ण, एक प्याले का स्वरूप महत्वपूर्ण है, प्याले के अंदर क्या, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी राइट मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समाजशास्त्र की 3 शाखाएं, सामाजिक आकृति विज्ञान, क्रिया विज्ञान और सामान्य समाजशास्त्र, को किसने विभाजित किया? तो आपको ये पता होगा कि सोशोलॉजी के फर्स्ट ही कॉन्सेप्ट के अंदर, फर्स्ट ही टॉपिक के अंदर ये आपको दे रखा है विषय वस्तु के बारे में। ये आपको पता होगा। और विषय वस्तु के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम, इसको याद रखिएगा। इमाइल दुर्खिम ने 3 प्रकार की विषय वस्तु बताई। मैंने कहा था, एक आकृति, जिसको कार्य की कह सकते हैं, दूसरा सामाजिक क्रिया विज्ञान, बता चुका हूं, और तीसरा सामान्य समाजशास्त्र। मॉर्फोलॉजी, फिनोलॉजी, फिजियोलॉजी और साथ साथ में जनरल सोशोलॉजी। ध्यान रखिएगा, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और जनरल सोशोलॉजी के रूप में समाजशास्त्र को किसने विभाजित किया? इमाइल दुर्खिम ने विभाजित किया। अगस्ट काम्टे का आपको याद होगा। अगस्ट काम्टे ने 2 कौन कौन से कॉन्सेप्ट बताए? एक बताया स्थितिकी और एक बताया गतिकी, एक स्टैटिक्स और एक डायनेमिक। ठीक है, घूर्य का इनसे कोई संबंध नहीं है इस टॉपिक से, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके अलावा और किस किस ने बताया, तो एक एग्जाम में याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अभी अपने ने बात करी थी किसकी? सोरोकिन की। तो सोरोकिन ने भी विषय वस्तु के रूप में बताया और इसकी 3 प्रकार की विषय वस्तु बताई। आगे चर्चा करेंगे। इसी से संबंधित एक व्यक्ति और याद रखिएगा, गिन्सबर्ग। उस गिन्सबर्ग के द्वारा इसकी 4 प्रकार की विषय वस्तु बताई गई, उसको ध्यान रखिएगा। एक तो इसी का इस्तेमाल किया गया, आकृति का। इसके अलावा 3 और हैं, एक सामाजिक प्रक्रिया, एक नियंत्रण और एक इसके साथ साथ में व्याधि।
तो इसको याद रखिएगा, आपके टॉपिक्स में बार बार पूछा जाता है। इमाइल दुर्खिम पढ़ना है आपको, सोरोकिन पढ़ना है, गिन्सबर्ग पढ़ना है, और साथ साथ में कांट तो आपको याद ही होगा। तो ये तीन की एक का बता चुका हूं, इन दो को और आपको एग्जाम्स में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का प्रतिमान का एक उदाहरण नहीं है? मैं आपको बता चुका हूं सामाजिक परिवर्तन, और मैंने आपको एक इसकी ट्रिक बताई थी। सामाजिक परिवर्तन जो था उसका एक सिद्धांत है जिसका नाम है चक्रीय सिद्धांत, और मैंने आपको इसकी एक ट्रिक बताई थी। एक शब्द याद रखना आपको, स्टेप्स। स्टेप्स में एक आएगा सोरोकिन, टी से आएगा टायनबी, पी से आएगा पेरेटो, और एस से आएगा स्प्रेंगर। बस अगर आपको ये याद होता तो ध्यान रखिएगा। पेरेटो आ गया, सोरोकिन आ गया, टायनबी आ गया। किसका संबंध है? कांट का संबंध है। कांट का संबंध चक्रीय सिद्धांत से नहीं है। तीन स्तरों का नियम तो उनके द्वारा दिया गया, जिसमें आपको पता ही है उन्होंने क्या बात कही थी। तीन कौन कौन से तत्व बताए? धार्मिक, तात्विक, और साथ साथ में आध्यात्मिक, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। ये याद रखिएगा। ये तीन शब्द, तीन नियम किसके द्वारा बताए गए? तो कांट के द्वारा। लेकिन कांट का संबंध किससे नहीं है? चक्रीय सिद्धांत से नहीं है। चक्रीय सिद्धांत किस किस ने दिया? 4 व्यक्तियों के द्वारा दिया गया। फिर याद रखिएगा स्टेप्स, सोरोकिन, टायनबी, पेरेटो और स्प्रेंगर। इनको आपको याद रखना है, इनमें से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने समूह को द्विक और त्रिक के रूप में विभाजित किया है? तो समूह की बात करी थी, आपको पता होगा, बता चुका हूं, सोशल ग्रुप। हम बात करें समनर को लेकर तो आपको पता है समनर ने एक पुस्तक लिखी थी, कई बार बता चुका हूं, फोकवेज, और उन्होंने अंतर समूह और बाह्य समूह के बारे में बताई थी। इसी को इन्होंने कहा हम समूह, और इसी को इन्होंने कहा वे समूह। इसको याद रखिएगा। कूले के बारे में बात करें तो आपको पता ही है, कूलों ने सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह के बारे में जानकारी दी थी, और प्राथमिक समूह के अंदर एक पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई थी, आपको पता है, बार बार, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और प्राथमिक समूह के उन्होंने अंदर पड़ोस, परिवार और क्रीड़ा समूह यानी कि खेल समूह, जो आपके दोस्त खेलते हैं आपके साथ, इन तीनों को प्राथमिक समूह में रखा गया था। सोरोकिन की अभी बात हमने इसी में करी है कि सोरोकिन के द्वारा कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में बताया गया, साथ साथ में उन्होंने समन्वयात्मक प्रकृति के बारे में भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, इसका आंसर नहीं बताया। इसका आंसर है जॉर्ज सिमेल। जॉर्ज सिमेल के द्वारा संख्या के आधार पर, किसके आधार पर? ध्यान रखिएगा, संख्या के आधार पर समूह का वर्गीकरण किया गया, एकल, द्वि और त्रिएक। ये याद रखिएगा, 3 एकल, द्वि और 3, यानी 1, 2 और 3 समूह के रूप में किसने वर्गीकृत किया? जॉर्ज सिमेल के द्वारा वर्गीकृत किया गया। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको याद रखिएगा। यहां पर ये क्वेश्चन क्या था उसको समझिए। एक तरफ तो दे रखा था प्रत्यक्षवाद, दूसरी तरफ दे रखा था सावयवी सिद्धांत, तीसरी तरफ दे रखा था सामाजिक तथ्य, और फोर्थ जगह पर देखा था वेस्टर्न हैंड। और इनके सामने अलग अलग लोग लिख रखे थे, मिलान करना था। जैसे यहां पर दे दिया स्पेंसर, यहां पर दे दिया कांट, यहां पर दे दिया वेबर, और यहां पर दे दिया दुर्खिम। अब इनके मिलान करने वाला ये क्वेश्चन था। इनसे इनकी कौन कौन सी अवधारणाएं आपको पता होनी चाहिए, तो अवधारणाओं का ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्षवाद किसके द्वारा दिया गया? प्रत्यक्षवाद कांट के द्वारा दिया गया, इसको याद रखिएगा। प्रत्यक्षवाद कांट के द्वारा दिया गया। दूसरा,
सावयवी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया। सामाजिक तथ्य की बात करें तो आपको मैं कई बार बता चुका हूं, सोशल एक्शन, सोशल कॉन्सेप्ट, सामाजिक किसके द्वारा दिया गया? दुर्खिम के द्वारा दिया गया। और वेस्टर्न हैंड जो एक कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया? वेबर के द्वारा दिया गया। वेस्टर्न हैंड के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, है क्या? ये ऐसा है, एक प्रकार की बोध पद्धति है, यानी कि सोचने की, थिंकिंग करने का एक कॉन्सेप्ट है। किसी भी घटना को बहुत ही अपनी अंतर्दृष्टि से या अपनी बौद्धिक दृष्टि से उसको समझने का प्रयास करना ही क्या कहलाता है? वेस्टर्न हैंड कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में कभी ना कभी इसमें से कुछ ना कुछ आ सकता है। प्रत्यक्षवाद कांट, सावियर स्पेंसर, सामाजिक तथ्य दुर्खिम और वेस्टर्न मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या सामाजिक परिस्थिति के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, सत्य नहीं है पूछा है। यह मात्र, अच्छा इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा, इस शब्द को संस्तरण कहा गया है। संस्तरण, यह मात्र संस्तरण समाज में की विशेषता है, प्रतिमान और मूल्यों द्वारा निर्धारित की जाती है। एक व्यक्ति बहुत सी परिस्थितियां धारण कर सकता है और प्रत्येक परिस्थिति में जुड़े और अधिकार और कर्तव्य होते हैं। देखिए नीचे से शुरू करते हैं। प्रत्येक परिस्थिति, कोई भी आप स्टेटस, कोई पोस्ट आपके पास है तो उससे जुड़े हुए अधिकार और कर्तव्य होते हैं। बिल्कुल सही है सर। एक व्यक्ति बहुत सी परिस्थितियों को धारण कर सकता है, बिल्कुल, उसकी सब जगह अलग अलग उसका रोल हो सकता है, अलग अलग उसकी भूमिकाएं हो सकती है, अलग अलग उसका स्टेटस हो सकता है। तो एक व्यक्ति बहुत सारी परिस्थितियों को, प्रतिमान मूल्य, बिल्कुल प्रतिमान, आपकी सामाजिक प्रतिमान सिंबल्स और आपकी सोशल वैल्यू को निर्धारित करता है आपका स्टेटस, ये भी बिल्कुल सही। यह मात्र संस्तरण समाज में पाई जाती है। संस्तरण समाज का मतलब जिसमें हायरार्की पाई जाती है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, यानी कि ऐसा समाज जिसमें कई सारे क्लासिफिकेशन हो, उस प्रकार का समाज क्या कहलाता है? संस्तरण समाज कहलाता है। संस्तरण समाज में पाई जाती है निश्चित, लेकिन इन्होंने ये शब्द जोड़ दिया, यह मात्र, केवल, तो केवल नहीं होना चाहिए था। यह सभी प्रकार के समाजों में पाई जाती है, केवल संस्तरण समाज इसकी विशेषता नहीं है, सभी समाजों में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और मैंने आपको कहा था कुछ क्वेश्चंस आपको बिल्कुल बेसिक से, बुद्धि से इस्तेमाल करने को मिलेंगे, उसमें एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक सामाजिक वर्ग समुदाय, एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जाता है। मैंने आपको कह रखा है 2 से 3 परिभाषा आपको देखने को मिलेगी। तो इन परिभाषाओं का कुछ नहीं है, आपको परिभाषा याद ही करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। 2 से 3 आती है, एक अगर आपकी सही हो जाए तो बहुत बड़ी बात इसमें मानी जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये एक डेफिनेशन है जो मैकाइवर और पेज के द्वारा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत, जाति की उत्पत्ति। अब जाति शब्द ही मैं आपको बता चुका हूं कई बार, कास्टा से मिलकर बना है, कई बार बता चुका हूं, एक पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इस जाति से संबंधित जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में पूछा गया कि नैसफील्ड के द्वारा किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो देखिए, व्यवसायिक सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत, ब्राह्मण सिद्धांत और प्रजाति सिद्धांत, ये सब सिद्धांत तो एक जैसे सिद्धांत आपको दिखाई देंगे। परंपरागत सिद्धांत की बात कह दूं या फिर मैं ब्राह्मण सिद्धांत की बात कह दूं, तो इनको देने वाले थे हेनार्ट और सोकार्ट। ये याद रखिएगा पहले तो, क्योंकि आपको जाति के उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे। प्रजाति का सिद्धांत आपको ध्यान रखना है, एक तो व्यक्ति है रीजले, और साथ साथ में उसके साथ जोड़ देना घोरिये को। घोरिये के द्वारा प्रजाति का सिद्धांत दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब बचा व्यवसायिक सिद्धांत, तो सिंपल सी बात है, नैसफील्ड के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। इसके अलावा जाति की उत्पत्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण
सिद्धांत है जो उत्पत्ति का, जो बार बार पूछा जाता है, माना सिद्धांत। ठीक है, और इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। माना सिद्धांत को देने वाले थे हंटन। एक तो ये याद रखिएगा। एक ये जो जाति का कॉन्सेप्ट है, अभी तक इसमें क्वेश्चन नहीं आया, जो आ सकता है कि ये जो जाति है, इसको भारत के अलावा कौन से ऐसे समाजशास्त्री हैं जो ये कहते हैं कि जाति जो है ना केवल भारत का कॉन्सेप्ट नहीं, भारत से बाहर पूरे विश्व की वैश्विक कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है, वैश्विक कॉन्सेप्ट माना किसको, जाति को, कि ये पूरी दुनिया के हर समाज में पाई जाती है। तो इसका समर्थन किसने किया? कभी एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये दोनों व्यक्ति हैं, रिजले और घुरिये, क्योंकि घुरिये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना एक कोबर और एक योगेंद्र सिंह। ये मुख्य रूप से 4 ऐसे समाजशास्त्री जो कहते हैं जाति का जो व्यवसाय है, जाति का जो कॉन्सेप्ट है वो वैश्विक कॉन्सेप्ट है। जाति केवल भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है, भारतीय समाज की विशेषता नहीं है, ये पूरे विश्व की विशेषता मानी गई है। तो वैश्विक ध्यान रखिएगा, जब वैश्विक है तो इनको छोड़कर जो दूसरे हैं उन्होंने इसको भारतीय स्वरूप में स्वीकार किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर व्यवसायिक सिद्धांत, नेस्फील्ड के द्वारा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन भारतवर्ष में सांप्रदायिकता से संबंधित अध्ययन से संबंधित नहीं है? मैंने कहा आपका एक टॉपिक ही है जिसका नाम है सांप्रदायिकता। इससे हर एग्जाम्स में कुछ न कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो असगर अली ने इस पर चर्चा करी है। प्रजातीय सिद्धांत इससे रिलेटेड नहीं है। एसपी नगेंद्र और विपिन चंद्र, तो ध्यान रखिएगा असगर अली के द्वारा इस पर बड़ा अध्ययन किया गया, और विपिन चंद्र ने तो कहा है कि सांप्रदायिकता, भारत के अंदर सांप्रदायिकता क्या है? एक प्रकार की विचारधारा है। इसको याद रखिएगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि भारत में सांप्रदायिकता को किस आधार पर अध्ययन किया। तो विपिन चंद्र ने कहा कि भारत में सांप्रदायिकता एक प्रकार की आइडियोलॉजी, एक प्रकार की विचारधारा है। तो सांप्रदायिकता से संबंधित कौन नहीं है? तो एसपी नगेंद्र इससे रिलेटेड नहीं है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉवर्टी एंड फेमिन्स इन एसे ऑफ इनटाइटलमेंट और डिप्रेशन के लेखक कौन है? तो आपको पता होगा, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है गरीबी, और इस गरीबी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है, कभी बुक से लेकर, कभी डेफन से लेकर, और कभी एक क्वेश्चन और पूछा गया है गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो आपको बार बार बता चुका हूँ, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ऑस्कर लेविस के द्वारा गरीब की संस्कृति की अवधारणा दी गई। तो ये पुस्तक है, और मैंने आपको कहा कि आपके एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन बुक के पूछे ही जाते हैं। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तक अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है, लेकिन इन्होंने गरीबी के ऊपर भी काफ़ी सारा रिसर्च किया है। एक चीज़ तो ये याद रखनी है आपको। इसके अलावा इनके द्वारा एक पुस्तक और लिखी गई, या 2 पुस्तक, उसको याद रखिएगा क्योंकि ये पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन डेवलपमेंट। और एक पुस्तक जो गरीबी से संबंधित है वो आने की संभावना है, हंगर एंड पब्लिक हंगर। ये 2 पुस्तकें और आपको याद रखनी, किससे रिलेटेड? अमर्त्य सेन से रिलेटेड, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका आंसर अमर्त्य सेन। भूमिका पुंज में भूमिका संधि योजन के तरीकों के बारे में किसने लिखा? भूमिका पुंज आ गया। अब आपको पता है भूमिका पुंज को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रोल सेट। और मैं आपको बता चुका हूँ, रोल सेट कह दो या स्टेटस सेट कह दो या स्टेटस सीक्वेंस के बारे में, इन तीनों के बारे में ही एक व्यक्ति ने काफ़ी चर्चा करी है, जिसका नाम है R.K. मर्टन। R.K. मर्टन, इसको याद रखिएगा, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? R.K. मर्टन।
एक और ध्यान रखिएगा, जब हम इस पर बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है, मुख्य परिस्थिति की चर्चा किसने करी या अवधारणा किसने दी। इसको याद रखिएगा। तो एक व्यक्ति है समाजशास्त्री E.T. हीलर के द्वारा मुख्य परिस्थिति की बात कही गई है। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, इसका भी बता चुका हूं मैं, पार्सन्स ने कहा परिस्थिति और भूमिका, परिस्थिति और भूमिका को एक मिश्रित मंडल के रूप में माना है। मिश्रित मंडल के रूप में इसकी क्या दी है, डिफिनेशन दी है। कब परिस्थिति और भूमिका कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी, वो क्या है, मिश्रित मंडल है। ये बताया किसने, टालकट पार्सन्स ने। कूले के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कूले के द्वारा प्राथमिक समूह की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महिलाओं का घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम भारत सरकार ने किस वर्ष पारित किया। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। अधिनियम बना था 2005 में और इसको क्रियान्वित किया गया 2006 में। इसको याद रखिएगा कि घरेलू हिंसा, घर में जो भी हिंसा करी जाती है उसको प्रोटेक्शन को लेकर भारत सरकार के द्वारा ये अधिनियम बनाया गया था और इसको लागू किया गया 2006 में। तो इसका आंसर सीधा सा है 2006। इसको याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह के एक दो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें तो विवाह के बारे में बात करें। विवाह संतानों को जन्म देने एवं पालन पोषण करने से संबंधित एक संविदा है, एक समझौता है। ये किसने कहा, तो ये भी टाइलर ने, आपको पता ही है, टाइलर ने धर्म की बात कही है। मिलेंस्की, फ्रेशर, मर्टन के बारे में अभी बात करी कि मर्टन ने किसकी चर्चा करी है, भूमिका की चर्चा करी है। तो इसका आंसर जो है वो बी मोलेंस्की है, ध्यान रखिए। ये जो मेलिनोस्की है, ये मेलिनोस्की ने एक बात और कही है, इसको याद रखिएगा। इन्होंने कहा कि विवाह का जो भी स्वरूप है, एकल जो विवाह है, कौन सा, सिंगल मैरिज, एक से विवाह कर, एकल विवाही विवाह का सच्चा स्वरूप है, ये याद रखिएगा। ये इनके द्वारा कहा गया कोटेशन है, एकल विवाही विवाह का सच्चा स्वरूप है। ये डेफिनेशन एग्जाम्स में पूछी जा सकती है विवाह को लेकर, पहली चीज। और एक के बारे में, एक भारतीय शास्त्री के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, के.एम. कपाड़िया। और के.एम. कपाड़िया ने क्या कहा, आपको पता ही होगा। के.एम. कपाड़िया ने कहा हिंदू विवाह क्या है, हिंदू विवाह एक प्रकार का क्या है, संस्कार है। ये एक याद रखिएगा, के.एम. कपाड़िया के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। और इन्होंने वो तीन चीजें बताई थी कि विवाह का उद्देश्य क्या है, धर्म, रति और प्रजा, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, मोलिनोस्की, याद रखिएगा आप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार को अभिविन्यास का परिवार और प्रजनन का परिवार किसने विभाजित किया। ये टॉपिक आपका परिवार से आ गया। परिवार को डिफाइन किया रॉल्फ लिंटन, मुर्डक, I.P. देसाई और साथ साथ में इंद्रावती कर्वे। तो ध्यान रखिएगा, रॉल्फ लिंटन की बात करें तो इन्होंने परिवार से संबंधित जो बताया कि रक्त संबंधी परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, रॉल्फ लिंटन के द्वारा दी गई। I.P. देसाई की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना, I.P. देसाई ने एक लक्षण बताया परिवार का कि 3 या 3 से अधिक पीढ़ी एक स्थान पर रहें, वही परिवार का एक लक्षण है। मुख्य लक्षण क्या है, परिवार किसको मानेंगे, परिवार उसी को मानेंगे जहां पर एक स्थान पर 3 या 3 से अधिक पीढ़ी रहे। ये बताया किसने, I.P. देसाई। इंद्रावती जो कर्वे हैं उन्होंने भी ध्यान रखिएगा, परिवार के जो लक्षण हैं उस लक्षणों की संख्या बताई कि 6 लक्षण परिवार के हैं जिस आधार पर हम परिवार बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि परिवार वह है जिसकी एक छत हो, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक छत हो, एक ही रसोई हो,
एक ही पूजा स्थल हो और उन सब के बीच में कैसा संबंध हो, रक्त का संबंध हो, और वो एक ही स्थान पर रहते हों, और उनकी जो संपत्ति है वो कैसी हो, सामूहिक संपत्ति हो। ये 6 लक्षण परिवार के इरावती कर्वे ने बताया। मैं फिर बता रहा हूं, एक छत, एक रसोई, एक पूजा, उनके बीच में रक्त का संबंध हो, वो एक ही स्थान पर रहते हों, एक साथ रहते हों, और उनकी संपत्ति कोई व्यक्तिगत संपत्ति ना हो, सामूहिक संपत्ति हो। ये जो मर्डोक है, इस मर्डोक के द्वारा ये विशेषताएं दी गई है किसकी, परिवार को, अभिविन्यास, परिवार और प्रजनन। इसके अलावा भी मर्डोक के बारे में ध्यान रखिएगा। मर्डोक ने नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी है, इसको याद रखिएगा। मर्डोक ने केंद्रीय परिवार की अवधारणा भी दी है, इसको याद रखिएगा। और मर्डोक ने एकाकी परिवार की अवधारणा भी दी है। ये परिवार का टॉपिक है, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाए। तो इसका आंसर है जेबी मुर्डॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन। मैंने कहा 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ऐसे आते हैं जो बिल्कुल आपकी नॉलेज पर आधारित ना होकर आपके कॉमन सेंस पर आधारित होते हैं। हिंदूवाद में धर्म का तात्पर्य उसने पूछा है। लौकिक नियमों, व्यवस्था, कर्तव्य आचरण, गुण, गुणा की जगह गुण, जीवन शैली, तीर्थंकर, अलौकिक शक्तियों में विश्वास। हिंदूवाद में धर्म, धर्म की बात कही है, ध्यान रखिएगा। धर्म, जहां धर्म की बात आ जाए, अलौकिक शक्तियों में विश्वास नहीं साहब। तीर्थंकर जैन से रिलेटेड है, लौकिक नियम नहीं साहब। कर्तव्य का आचरण करना, गुणों को विकसित करना और अपनी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है हिंदू एक प्रकार की क्या है, जीवन पद्धति है। हिंदू को रिलीजन ना मानकर क्या माना है, लेकिन यहां पर हिंदू ना देकर के क्या कहा है, हिंदूवाद। तो हिंदूवाद के अंदर धर्म की जो बात कही गई है कि कर्तव्य के आधार पर अपना आचरण, अपने गुणों को विकसित करना और एक अपनी जीवन शैली, यही धर्म का अर्थ माना गया हिंदूवाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आंसर बी था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। काम की अवधारणा का सामूहिक प्रयोग, जन्मजात, इसमें जन्मजात अभिलाषाओं को ध्यान रखिएगा, अभिलाषाओं एवं चालकों को संपूर्णता में व्यक्त करने का विचार है। तो मैंने कहा था परिभाषा। हर एग्जाम में 2 से 3 क्या पूछी गई है, परिभाषा पूछी गई है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें इनके द्वारा जो परिभाषा दी गई वो पीएच प्रभु के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। जब प्रभु की बात करें तो काम की अवधारणा, तो आपको ये ध्यान रखना है, काम क्या है, पुरुषार्थ। हमारे 4 पुरुषार्थ बताए गए, कितने, 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और पीएच प्रभु ने क्या कहा है कि ये जो पुरुषार्थ हैं, ये पुरुषार्थ जो हैं, इनका काम क्या है, तो पुरुषार्थ जो हमारे आश्रम व्यवस्था है, इस आश्रम व्यवस्था का नैतिक आधार बताया था। ये याद रखिएगा, बस ये याद रखना है कि पुरुषार्थ जो भारतीय परंपरा में आश्रम व्यवस्था है, उस आश्रम व्यवस्था का नैतिक आधार क्या है, नैतिक आधार पुरुषार्थ है। तो आपके एग्जाम्स में कभी इनडायरेक्ट रूप से पूछ ले कि आश्रम व्यवस्था का नैतिक आधार पुरुषार्थ को किसने माना है, तो ध्यान रखिएगा पीएच प्रभु के द्वारा। हमारे 4 आश्रम है वो भी आपको पता होंगे, और 4 ही पुरुषार्थ हैं। 3 जो पुरुषार्थ हैं, मैंने कहा था ये तीनों के तीनों साधन हैं, और ये अंतिम क्या है, ये साध्य है जिसे हमें प्राप्त करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वर्ण व्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। अब देखिए, वर्ण व्यवस्था वेदों में जाति व्यवस्था की को दर्शाता है, तो आपको पता होगा कि वेदों के अंदर जाति व्यवस्था है क्या। दूसरा, भगवत धर्म जो है इसका तात्पर्य गुण और कर्तव्य से है, ये भी आपको याद रखना है।
एग्जाम्स में कई बार पूछा जा सकता है। तीसरा, मनुस्मृति के बारे में पूछा गया है कि मनुस्मृति में इसका तात्पर्य क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि मनुस्मृति में इसका तात्पर्य सामाजिक वर्ग से है या नहीं है। इसको याद रखना कि आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाए। और फोर्थ, ऋग्वेद में इसका तात्पर्य रंग या रूप से है। वर्ण व्यवस्था में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, जाति व्यवस्था की विशेषता वेदों में नहीं बताई गई है। वेदों में जाति व्यवस्था को कहीं पर भी दर्शाया नहीं गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए। वेदों में कोई जाति व्यवस्था बताई नहीं गई है, तो इसका आंसर क्या होगा? दे होगा। लास्ट क्वेश्चन आज के एग्जाम्स का पेपर का, ध्यान रखिएगा। कौन सा एक परीक्षण HIV रोग प्रतिरोधक की को पता करने में किया जाता है? अब आपको पता है एक टॉपिक है आपके एड्स, और इससे डायरेक्ट आइडर अभी 2024 में इससे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा टेस्ट एड्स से रिलेटेड नहीं है, और इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया रिलेटेड नहीं है, और इसमें पूछा गया कौन सा रिलेटेड है। देखिए डिफरेंस, देखिए दोनों में क्या है। इसमें पूछा गया है कि किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है, यानी कि 3 के द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता, और इसमें पूछा गया किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है। उल्टा, दोनों को क्वेश्चन को समझ गया। तो ध्यान रखिएगा, एलिसा टेस्ट ही इन तीनों में चारों में है जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता का पता लगाया जा सकता है। और अभी तो 2024 में पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कौन सा एड्स से रिलेटेड टेस्ट नहीं है, तो उसका आंसर था विडाल परीक्षण, क्योंकि विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है आपको पता है? टाइफाइड के लिए। ये तो आंसर किसका था? 2024 का। अब पूछा गया कौन सा रोग प्रतिरोधक क्षमता की जांच के लिए किया जाता है, तो एलिसा टेस्ट इसमें किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 3 टेस्ट आपको याद रखने हमेशा। एक है एलिसा टेस्ट, एक है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, और तीसरा आपको पता है रिपा, RIPA, रिपा टेस्ट। ये 3 टेस्ट हैं जिसमें सबसे आसान और सबसे इजी और सबसे सस्ता कौन सा है? एलिसा टेस्ट माना गया है। तो आज का ये पेपर था 2018 का, जो हमने व्याख्या सहित करने की कोशिश करी। आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और इसी तरह के और आप क्वेश्चंस चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।